नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे लोकसभा में एक ऐसे मुद्दे की जिस पर पूरे देश की निगाहें लगी थी। जी हां, लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि बुधवार को लोकसभा ने लंबी चर्चा के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। इस मुद्दे पर लोकसभा में हुई चर्चा में पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अपनी अपनी बात सदन में रखी। विपक्षी दलों ने जहां चर्चा के दौरान छात्रों के हितों, सुरक्षा और पूर्व के पेपर लीक मसलों को मुद्दा बनाया, वहीं दूसरी ओर विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत कानूनी ढांचा जरूरी है। लिहाजा सरकार परीक्षा प्रणाली को निष्पक्ष बनाने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है, समीक्षा कर रही है और जरूरत के मुताबिक बदलाव भी कर रही है। लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 परीक्षा माफिया और अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आधार बनेगा। जाहिर है, लोकसभा में लोक परीक्षा विधेयक 2026 पर हुई चर्चा के दौरान कई पहलू उभरकर सामने आए। जाहिर तौर पर देश को उन पहलुओं की उम्मीद थी कि सदन में जो चर्चा होगी उससे देश की शिक्षा का भविष्य बेहतर होगा। दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। लोकसभा के वरिष्ठ सांसद शशांक मनी जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे वरिष्ठ सांसद लोकसभा के जगदंबिका पाल जी से। जगदंबिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी संसद टीवी पर। इन दोनों जो माननीय सांसद हैं उनसे मैं समझने की कोशिश करूंगा कि जो चर्चा लोकसभा में हुई उसका क्या संदेश है, क्या मायने हैं, क्या सार है। लेकिन उससे पहले सुनते हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने क्या कहा। आइए सुनते हैं। मुझे तो चाहते तो हम ये थे कि इस बिल पर गंभीर चर्चा होती, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। अभी हाल ही में जो पेपर लीकेज हुआ उसकी जानकारी 7 और 8 जुलाई की रात को आई। 12 तारीख को सीबीआई को सौंप दिया गया। तुरंत 13 व्यक्ति हिरासत में ले लिए गए। साथ ही साथ लगभग 92 लोकेशंस पर रेड किया गया और 12 तारीख को ही सीबीआई दिया। और मुझे कहते हुए तसल्ली है कि कल चार्जशीट फाइल हुआ और आज से वो ट्रायल भी शुरू हो गया इस नए कानून के तहत, जिसके अनुसार पूरा का पूरा फैसला 5 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। पहले 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन और अगले 3 महीने में एंड इसलिए जब आप इसके अतिरिक्त अगर आप युवाओं की बात करते हैं तो इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरी की मानसिकता से बाहर निकालने का काम और अन्य विकल्प भी इसी सरकार ने पैदा किए। जब आपने सरकार छोड़ी तो इस देश में स्टार्टअप की संख्या केवल 350 थी, आज बढ़कर के 2,30,000 से ऊपर हो गई। हम तीसरे दर्जे पर आन खड़े हो गए। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 वाज एनेक्टेड इन जनवरी 24। लेकिन हाल ही के घटनाक्रम के बाद ये इस सरकार की संवेदनशीलता है and openness to accept the inputs and to learn from the experience and also to learn from the advice of the experts के लगा कि इसको और stringent बनाया जाए। इस एक्ट के तहत जो अनअमेंडेड था उसमें भी the offence is cognizable, non-bailable, non-compoundable with stringent punishment। लेकिन जब महसूस हुआ कि इसे और ज़्यादा सख्त बनाने की आवश्यकता है तो इसकी कुछ एक धाराओं में संशोधन करने का काम किया गया है। सेक्शन 1 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 पर्सन और पर्सन इन्वॉल्व इन मैल प्रैक्टिस, सरकार की अवधि थी 3 से 5 साल एंड फाइन अप टू 10 लाख, उसको बढ़ा करके 5 से 10 साल किया गया और जुर्माना 50 लाख तक। सर्विस प्रोवाइडर, जिसकी परिभाषा मैं कल दे चुका हूं,
in my introductory remarks. उनका फाइन था पहले 1 करोड़ तक, उसे बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया और उनको 4 साल के बजाय 8 साल तक कोई और एग्जाम कंडक्ट करने पर बाधित कर दिया गया। डायरेक्टर और मैनेजमेंट की सज़ा 3 साल से लेकर 10 साल से बढ़ा करके 5 साल से 10 साल तक कर दी गई। फाइन 1 करोड़ से बढ़ा करके 5 करोड़ तक कर दिया गया। और इसी तरह जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, बार बार कुछ एक सदस्यों ने उसका उल्लेख किया है, मैं उस पर भी वाजे कर दूं कि उसके लिए इम्प्रिजनमेंट 5 साल से 10 साल से बढ़ा करके 7 से 10 साल कर दी गई। फाइन विच वॉज नॉट लेस देन 1 करोड़ हैज़ बीन इंक्रीज अप टू 10 करोड़। और इसलिए बहुत सारी यहाँ बातें की गई। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा अगर सुसाइड करता है तो जितना आपको उसका खेद है उससे ज़्यादा हमें है, लेकिन हमें आंकड़ों में ना उलझाइए। हालांकि किसी मृतक बच्चे के आंकड़े का व्याख्या करना कोई शोभा नहीं देता, लेकिन दी रेट ऑफ सुसाइड रिलेटेड टू पेपर लीकेज आल्सो हैज रिड्यूस्ड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। यही कुछ एक बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जाहिर तौर पर लंबी चर्चा के बाद लोकसभा ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। विपक्ष की ओर से कई सवाल उठाए गए शिक्षा व्यवस्था को लेकर, पेपर लीक के मुद्दे पर। वहीं सरकार की ओर से इस कानून को लाने की आवश्यकता क्यों थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश से वादा किया था कड़ा कानून सरकार बनाएगी, और सरकार इस बिल के जरिए एक कड़ा कानून बनाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने हर सवाल का उत्तर दिया इस विधेयक पर चर्चा के जरिए जो विपक्ष ने सवाल उठाए थे। हम समझना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पे जो चर्चा हुई है उसका संदेश क्या है। और शुरुआत जगदम्बिका जी मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा जिस पर पूरे देश की निगाहें लगी थी, संसद पे निगाहें लगी थी कि एक अच्छी चर्चा होगी और इस मुद्दे पर सहमति के साथ देश की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, इसका संदेश जाएगा। इस चर्चा का क्या संदेश रहा, क्या सार रहा? देखिए, देश के युवाओं का जिसको लेकर के एक आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के समय ही जिस तरह से प्रधानमंत्री जी को की संवेदनशीलता और जिस तरह से उन्होंने पूरे देश के युवाओं को, छात्रों को एड्रेस किया कि उनके हितों के या उनके भविष्य की, उनके इंटरेस्ट को हमारी और हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। आपने देखा भी, जितेंद्र जी ने अपने जवाब में कहा है, मैं उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूँ कि क्या क्या कार्रवाई हुई, लेकिन उन्होंने उसी समय कहा, परीक्षा लीक होने के बाद सीबीआई को दिया गया, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन उनको लगा कि ये किसी राज्य का, किसी पार्टी का विषय नहीं है जी। प्रधानमंत्री ने स्वयं इसका उल्लेख किया कि ये राजनीतिक मसला नहीं है। देश के तमाम राज्यों में किसी की भी सरकारें हैं, यहाँ पे लीक हो रहे हैं। इससे साफ है कि आज उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले माफिया ऐसे हैं जिनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और उसके लिए उन्होंने 3 फैसले लिए कि अब हम इसकी पुनरावृत्ति न हो जी, क्योंकि अभी कहा ही जितेंद्र जी ने कि हम जो हमने 2024 में इनेक्ट किया विधेयक, उसके अनुभवों से, उसके लर्न करने से उन्होंने तय किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हम इस्टेब्लिश करेंगे। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम 3 महीने में डे टू डे सुनवाई करके उसको लॉजिकल एंड तक ले जाके कन्विक्शन कराएंगे जी। आज खुद कहा इस सदन में जब बिल पास हो रहा था, माननीय मंत्री जी ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट इस्टेब्लिश हो गई। जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, आज उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो गई। कल से उनका इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। 2 महीने में पूरी इंक्वायरी होगी और 3 महीने में ट्रायल हो जाएगा। 5 महीने बाद देश देखेगा कि इस कानून का क्या फ़ायदा हुआ, कि वो लोग जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि ये बरसों का है पाप जो ये घुन लगा हुआ है। देश के सभी राज्यों में समय समय पे इस तरह से परीक्षाएं लीक हुई, लेकिन वो छूट जाते थे, गिरफ्तार होते थे, कन्विक्शन नहीं होता था। लेकिन आज एक ऐसा कानून बनाया। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि चर्चा हुई जी, कल से चर्चा हो रही थी और चर्चा में सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष ने भाग लिया। आज जब राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो उनका हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी हूँ स्पीकर के पैनल में। 98 मिनट का समय कांग्रेस पार्टी का उनकी संख्या के आधार पर था,
91 मिनट्स उनके और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल चुके, मतलब केवल 8 मिनट था। लेकिन आपने देखा कि आज किस तरह से स्पीकर उनको दिए, और मुझे लगता है कि कम से कम 40 मिनट उन्होंने बोला। और जब बैठ भी जा रहे थे तो खुद संसदीय कार्य मंत्री कह रहे थे कि आप बोलिए, स्पीकर कह रहे थे, वो जानबूझ करके ये दिखाना चाहते थे कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने कहा कि आप बोलिए, सब लोग सदन शांत हो गए। अब ये बताइए कि जिस छात्रों पे के हितों की चर्चा हो रही है, अपने भाषण में उस बिल पे क्या उन्होंने उल्लेख किया? बिल के बारे में कोई सुझाव नहीं दिया, बिल के पुरानी रिपोर्ट पे कोई सुझाव नहीं दिया। छात्रों को 3 कैटेगरी बता दिया कि एक छात्र में की कैटेगरी एक छात्र होता है, दूसरी कैटेगरी में वो इडियट होता है, तीसरी कैटेगरी अंधविश्वास की होती है। तो क्या उन्होंने आज देश के छात्रों का अपमान नहीं किया? वो छात्र के हितों की बात करेंगे। जब छात्र का आंदोलन चल रहा था कभी वहाँ गए नहीं, और आज बोला भी तो उनके मन की जो भावना थी मन के अंदर, आखिर इसीलिए नहीं गए शायद वो जंतर मंतर, और छात्रों को इडियट और अंधभक्त कहे। और उसके बाद चर्चा कोई गृह मंत्रालय की थी नहीं। आप जानते हैं कि 20 तारीख को घटना हुआ, लाठीचार्ज या हुआ। मैं इसको भी आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देश ने इस चर्चा के जरिए यह भी देखा कि किसने छात्रों के मुद्दे पर सदन के भीतर और बाहर राजनीति की है, कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, किसने युवा आंदोलन का अपमान किया, किसने क्या किया, क्योंकि मुद्दा शिक्षक का है, शिक्षा का है, अच्छी शिक्षा का है। शशांक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस मुद्दे पर, क्योंकि मैं इसे राजनीतिक चश्मे से देखना नहीं चाहता और देश की जनता भी देखना नहीं चाहती, और प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार कहा इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो चर्चा एक लंबी हुई, एक अच्छे मुद्दे पर चर्चा सदन के भीतर हुई, 2024 में भी सरकार ने कड़े कानून बनाने की कोशिश की, फिर बदलाव 26 में हमने देखा है, इस बिल के जरिए सरकार कड़ा कानून बनाने जा रही है। बार बार पेपर जो लीक की घटनाएं होती हैं, इस मुद्दे पर आपका कहना क्या है? हालांकि आपने भी सदन के अंदर इस चर्चा में भाग लिया और अपने विचार वहां भी रखे, लेकिन पूरी चर्चा सुनने के बाद आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? देखिए, हम लोगों ने इस चर्चा को सदन में पिछले लगभग 2 दिन से ठीक ठाक रूप से प्रस्तुत किया, और 3 विषय रखे गए। एक तो हम लोग कैसे संदेश दें हमारे युवाओं को कि हम सब लोग मिलजुल के इस समस्या का समाधान करेंगे। और क्या समाधान है? एक समाधान है कि हम लोगों को ऐसे लॉ लाने चाहिए कि कोई भी अराजक तत्व जो कि या तो पेपर चीटिंग करवाता हो या पेपर लीक करवाता हो, उसके विरोध में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और 2024 का विधेयक था, उससे भी संशोधित करके एक और कड़ी कार्रवाई, जिसका उल्लेख अभी किया गया जितेंद्र जी ने। दूसरा, हमारी ये चर्चा थी कि जैसे कि तुरंत ही नंदन नीलेकनी वाली कमेटी बनी है, तो उसके माध्यम से हमारी जो NTA है उसमें कैसे और सुधार हो, कैसे उसको सरल हो। और तीसरा, मैं समझता हूँ कि इस चर्चा के माध्यम से हम चाहते थे कि ये संदेश जाए पक्ष विपक्ष का कि बच्चे हमारे हैं, हमारे तुम्हारे नहीं है, तो देश के बच्चे हैं, उनके लिए जो भी होगा हम लोग करेंगे। मैं समझता हूँ कि पिछले 2 दिन से जो चर्चा हुई है वो काफ़ी सारगर्भी चर्चा हुई है। हमने पार्टिसिपेट किया, उसमें विपक्ष ने पार्टिसिपेट किया, सभी पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया। अंत में कुछ अनबन हुई, वो अलग विषय है, लेकिन मैं समझता हूं कि बड़ी जिम्मेदारी से, और मेरा ये कहना है कि यह चर्चा सदन में होनी चाहिए, ये सड़क पे नहीं होनी चाहिए। और कुछ हद तक विपक्ष ने कई ऐसे तत्वों का फ़ायदा उठा के इसको सड़क पे लाए। मैं समझता हूं कि जो पिछले 2 दिन में हुआ वो अगर पहले भी हुआ होता तो देश की जनता, देश के युवा हम में ज़्यादा विश्वास करते। और मेरा ये मानना है कि ये शुरुआत है, इसी के साथ साथ कई ऐसी चीज़ें प्रहलाद जी लेके आएंगे जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाएगा, जिसका उल्लेख जितेंद्र जी ने अपने उद्बोधन में बाद में किया कि ये सिर्फ नौकरी की सवाल नहीं, ये रोजगार का सवाल है, जिसका उल्लेख मैंने भी किया कि सिर्फ हम लोग नौकरी और एग्जामिनेशन में चले जाएंगे तो मैं समझता हूँ सीमित रह जाएंगे अपने युवाओं की आकांक्षाओं से। हम लोग को स्वरोजगार, रोजगार की तरफ अपने देश को ले जाना पड़ेगा, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से हम लोगों ने बहुत काम किया है। एक पॉजिटिव फ्रीडम की मैंने बात रखी थी। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा, जिस प्रकार से त्वरित गति से इस विधेयक को लाया गया, इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रत्यक्ष नेतृत्व झलकता है। और इसी के साथ साथ खास करके पिछले 2 दिन से जो चर्चा हुई है, मेरे हिसाब से अच्छी चर्चा हुई है, और इसमें मैं समझता हूं कि पूरा देश कुछ हद तक संतुष्ट होगा। आगे जैसा कि जगदीपाल जी ने कहा, आगे चल के 4-5 महीने बाद इसका परिणाम दिखेगा कि हमारे छात्रों में कितना कॉन्फिडेंस आया है, हमारी एजुकेशन व्यवस्था में कितना कॉन्फिडेंस आया है। और ये शुरुआत हुई है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है। मतलब जैसे कि मैंने बोला, NTA में 6.6 करोड़ लोगों ने पिछले कई सालों से इस परीक्षा में पार्ट लिया है। जो संख्या बड़ी है, समस्या बड़ी है, लेकिन समाधान आज हुआ है। जी, जगदम्बिका पाल जी, आप राजनीति की बात कह रहे थे, क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता ने जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया,
जाहिर तौर पर उसको लेकर सत्ता पक्ष की ओर से आपत्ति भी सदन के भीतर भी जताई गई और बाहर भी इस बात पर आपत्ति जताई गई कि इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं एक अच्छे मुद्दे पर जो चर्चा हो रही थी उसको डाइवर्ट कर देता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि एक विपक्ष का मुद्दा था, जो युवक धरने पर बैठे थे उनके ऊपर जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ या जिस प्रकार की घटना घटी, उसको लेकर राहुल गांधी जी ने जो ट्विस्ट करने की उसको कोशिश की और उसके चलते एक विवाद उत्पन्न हुआ। इस मुद्दे पर आपका कहना क्या है? मैं इसको ट्विस्ट करने की बात नहीं कहता, मैं इसको यह मानता हूं कि राहुल गांधी ने गोल पोस्ट को चेंज करने का काम किया जी। क्योंकि आप देखिए छात्र युवाओं का क्या आंदोलन था, मतलब नीट परीक्षा में जो अनफेयर हुआ, लीक हुआ, उसको लेकर के एक आंदोलन था, एक जनभावनाएं थी। हमारी सरकार ने प्रयास किया, पहली बार ये हुआ होगा कि छात्रों से बात करने के लिए वरिष्ठ मंत्री श्री जेपी नड्डा जी, श्री जितेंद्र सिंह जी, जिन्होंने आज बिल पायलट किया, दोनों लोग गए, एक बार नहीं कई बार बातचीत हुई और उसके बाद उन छात्रों की बातें सारी मान ली गई और छात्रों ने फिर पूरा आंदोलन को वापस कर लिया। सोनम वांगचुक हो, उन्होंने भी अपना अनशन तोड़ दिया, या दीपके हो, इन्होंने भी आंदोलन को वापस ले लिया और उस मांग के हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने जो वायदा किया कि हम मतलब एक विधेयक लाएंगे जिससे कि ऐसी कार्रवाई हो कि इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। अब आप सोचिए अगर उस चर्चा में आज एलओपी या राहुल गांधी ने भाग लिया, तो भाग लेने के बाद ये बात कहाँ से आ गई? आज तो नीट पे चर्चा थी या इस विधेयक पे चर्चा थी, उन्होंने अब धर्मेंद्र प्रधान जी या सारी मांगे पूरी हो गई, तो ये बात कह के कि गृह मंत्री के आदेश से गोली चली, तो एक नया गोल पोस्ट नहीं किया। और मैं पूछता हूँ कि पूरा देश तो स्तब्ध होगा कि वहाँ गोली तो चली ही नहीं जी। मैं यही जानना चाहता हूँ, तो जब गोली चली ही नहीं और उसके बाद देश के उस सदन को एलओपी हो करके अगर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और गृह मंत्री पे इतना गंभीर आरोप बिना किसी तथ्य के अनर्गल लगा रहे हो, तो इसका मतलब एलओपी को कोई संसदीय नियमों और परंपराओं का भी से मतलब नहीं है। भाई रूल 353 कहता है कि अगर किसी सदस्य या माननीय मंत्री को पे अगर कोई आरोप लगाता है तो उसको लिखित स्पीकर साहब को देगा, उसकी एक कॉपी उस मंत्री को देगा, क्योंकि मंत्री अगर ये तो नेचुरल जस्टिस या कॉन्स्टिट्यूशन आपको अधिकार देता है कि आपके ऊपर कोई आरोप लगेगा तो आपको चार्जशीट दी जाएगी, कोर्ट में आपसे पूछा जाएगा कि इन आरोपों को आप स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अगर आप चार्ज लगा रहे हैं, रूल 353 का पालन नहीं कर रहे, तो इससे साफ है कि स्पीकर साहब ने कहा कि भाई एक तो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स किसी के लिए आप यूज नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हमारे निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर वो अपने लिए भी कह रहे हो तब भी इडियट नहीं कह सकते। क्या हम उस सदन की मर्यादा है जो वहाँ के डिबेट का एक स्तर है, तो वहाँ हम जो शब्द अनपार्लियामेंट्री डिक्लेयर हुए हैं उनका हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, उच्चारण नहीं कर सकते। लगातार शुरू में 15 मिनट उसी को करते रहे, उसका उन्होंने प्रतिरोध किया सत्ता पक्ष ने, तो इसके बावजूद भी राजनाथ जी ने, संसदीय कार्य मंत्री ने हम लोगों को चुप करा दिया। अब उसके बाद जब गृह मंत्री पर जिस तरीके का अनर्गल और झूठा आरोप लगाया, तो अब स्वाभाविक है कि माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं। स्पीकर कह रहे हैं कि आप इस तरीके का आरोप नहीं लगा सकते हैं, तब भी वो जिद है। फिर वो जानबूझ करके उन्होंने तो जो कहना था एक आरोप लगा करके अपने उस गोल पोस्ट की चेंज किया, फिर उनको खुद सदन नहीं चलने देना था, इसलिए उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। अब अगर कल से आज तक, जैसा भी शशांक मणि जी ने कहा, खुद इन्होंने भी भाग लिया, इतने करीब 43 सदस्यों ने उसमें भाग लिया, सब ने अच्छे अच्छे सुझाव दिए, चर्चा होती है, सत्ता पक्ष की आलोचना भी हुई। लेकिन अब जब मंत्री जो बिल पायलट कर रहे हैं जितेंद्र जी, और जो खुद मिले हैं उन छात्रों से, तो अगर वो जवाब दे रहे हैं तो ये मर्यादा है कि आप पूरा बोल लें, हिट एंड रन, मतलब हिट करें और फिर भागें, मतलब आरोप लगाएं और फिर सदन न चलने दें। तो आज तो संसदीय मर्यादाओं की तार-तार हो गया। जी, जाहिर सी बात है, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस समय केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जो सवाल
विपक्ष ने उठाए, जो मुद्दे उठाए, उनका एक एक करके जवाब दे रहे थे और बता रहे थे किस तरह से वर्ष 2024 में एंटी पेपर लीक कानून लागू होने के बाद 52 से ज़्यादा FIR दर्ज की गई हैं, कठोर कदम उठाए हैं। और इस विधेयक, जो इस बार सरकार विधेयक लेके आई है, इसके जरिए कानून को और कठोर किया जा रहा है। अपने अनुभव के आधार पर सरकार उसमें एक बड़ा बदलाव कर रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल, शशांक जी, जो नौजवान जनता मंत्र पर बैठे थे, शिक्षा की पारदर्शिता के साथ साथ उनका एक सवाल रोजगार का भी था, क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। अगर नीट का पेपर लीक होता है, जाहिर तौर पर उनके भविष्य पर उसका असर पड़ता है उनकी शिक्षा पर, उनके भविष्य में जो रोजी रोटी से जुड़ा उनका मुद्दा है, उनके रोजगार से जुड़ा जो मुद्दा है, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? मेरा ये मानना है कि पूर्ववर्ती सरकार जो वामपंथी सोच की हैं, उन्होंने हर समय रोजगार और कुछ हद तक नौकरी पे आधारित रखा है। नौकरी मतलब आप एग्जामिनेशन एक पास करेंगे और उसमें संभावनाएं उतनी हैं, जैसा कि मैंने उल्लेख किया, करीब 5% ही लोग नीट को पास कर सकते हैं, 2% ही लोग IIT को पास कर सकते हैं, IIT एग्जामिनेशन को। और इसी प्रकार से कई ऐसे एग्जामिनेशन हैं जिसमें अधिकांश लोग फेल ही होंगे। और ये हो जाता है कि 12th क्लास फेल वाली जो मूवी आई थी, उसी वाला हिसाब हो जाता है कि अपना आत्मसम्मान चला जाता है, लोग विचलित हो जाते हैं। मेरा ये मानना है, और उसके लिए मैंने काफ़ी काम भी किया है, कि स्वरोजगार, स्वावलंबन से हम लोग कैसे धरातल पर रोजगार का सृजन करें। हम देवरिया में भी इस काम को कर रहे हैं, अन्य जगह भी इस काम को स्वावलंबी भारत अभियान के माध्यम से हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम लोग को अपने छात्र छात्राओं की मनोकामना को पूरा करना है कि हम लोग उनको रोजगार दे पाएं, तो सिर्फ नौकरी से नहीं हो पाएगा। और इसमें एक और चीज़ है कि नौकरी ब्रिटिश हमें छोड़ के चले गए क्योंकि वो हमें नौकर रहना चाहते थे। अपने अंदर छुपा हुआ हनुमान या हनुमत शक्ति जगाने के लिए स्वावलंबन, उद्यमिता के जो मार्ग है, जो प्रधानमंत्री जी ने पिछले कई सालों से हम लोग को दिखाया है। पहली बात तो जो इंटरप्राइज मिनिस्ट्री थी 2014 के बाद ही आई, और उसके बाद ही हम लोग स्वावलंबन, स्वदेशी, स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन लैब, अटल टिंकरिंग लैब, ये सब चीज़ धरातल पे जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि 2 आयाम होने चाहिए। स्वाभाविक रूप से हमने मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाए हैं, 336 थे, अब 706 हो गए हैं, IIT 16 से 21 हो गए हैं। लेकिन उसी के साथ साथ हम लोग को स्वरोजगार के अवसर पैदा करने पड़ेंगे। और स्वरोजगार का एक बड़ा फ़ायदा होता है कि स्थानीय होते हैं। अगर देवरिया में या कुशीनगर में या महाराजगंज में हम लोग स्वरोजगार कर रहे हैं, तो वहाँ से लोगों को छटक के बाहर नहीं भागना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ दोनों पक्ष हम लोग रखने चाहिए। हमारी जो वामपंथी सोच है कि सब सरकार करेगी, हमारी सोच है समाज को भी उठना पड़ेगा, और जामवंत का किरदार हमारी सरकार कर रही है, और इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत तगड़ा नेतृत्व है, उसकी मैं सराहना करना चाहूँगा। जाहिर तौर पे शिक्षा और रोजगार दोनों मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं। मुद्दा शिक्षा का है, देश के भविष्य का है। लेकिन जगदम्बिका पाल जी, अगर मैं बात करूं, जो विपक्ष ने मुद्दे उठाए, खासतौर से छात्रों के हितों का, सुरक्षा का और पूर्व के पेपर लीक के मुद्दे विपक्ष की तरफ से रखे गए, और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी, सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी छात्रों के हितों की बात की, सुरक्षा की बात की, पेपर लीक को एक राष्ट्रीय समस्या बताया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि इस दौरान पंजाब में पेपर लीक का मुद्दा उठा, किसी ने कर्नाटक में पेपर लीक का मुद्दा उठाया, तो जो एक राज्यों में भी जिस तरह की समस्या उत्पन्न होती है, आप कैसे देखते हैं ये मुद्दा जो राज्यों से भी जुड़ा हुआ है? क्योंकि हम केवल ये मान लें कि एक केंद्र का मुद्दा है या किसी एक राज्य का है, मेरी नज़र में तो एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है ये। तो पूरे देश को मिलकर सोचना होगा, राज्यों को मिलकर सोचना होगा। इस मुद्दे पर आपका कहना क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने या प्रधानमंत्री जी ने शुरू से कहा कि जो छात्रों के हितों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये कोई सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष या राजनीति का विषय नहीं है। ये सभी राज्यों में, भाजपा इस पर राजनीति नहीं करती। आखिर राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार गहलोत की थी, लगातार पेपर लीक हो रहे थे, या कर्नाटका हो, अभी कल भी उल्लेख हुआ कि कितने पेपर अभी लीक हुए हैं, या हिमाचल हो, तो आखिर उनकी सरकारें जहाँ हैं उस पर राहुल गांधी चुप रहे। प्रधानमंत्री ने तो ये पहल किया कि भाई, जैसा शशांक जी ने कहा कि ना आपके बच्चे ना हमारे बच्चे, देश के बच्चे हैं, तो ये हमारी सबकी चिंता होनी चाहिए। वो इस पर राजनीति कर रहे हैं, और आज प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि देश के बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसलिए इस कठोर कानून को लेकर के आज भी तो वो राजनीति कर रहे थे। आप ये सोचिए कि अगर अभी आंदोलन 20 तारीख को हुआ, 3 दिन पहले मतलब आंदोलन वापस हुआ, और आज सबसे पहला कानून वही लाया गया,
और इस कानून में सारी चीज़ों में समय सीमा निर्धारित की गई। तो इस पे चर्चा करते हैं। जहाँ तक अभी आप शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे हैं, खुद जैसा इन्होंने कहा, मैं कहता हूँ कि इस पे आलोचना करते वो तो जवाब देते ना। तब भी जितेंद्र जी ने कहा कि 350 स्टार्टअप था, अब 3,30,000 हो गया। और ये बताइए कि अगर 38 देशों से FTA हुआ, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट, जिससे $60 बिलियन का एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, बड़ी बड़ी कंट्रीज से हुआ, आखिर ये सब उपाय हैं तभी तो आज भारत की विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है जी। तो जब अर्थव्यवस्था बन रही तो इसका मतलब यहाँ रोजगार भी बढ़ रहा है जी, बिल्कुल। रोजगार आखिर 3,30,000 अगर स्टार्टअप हुए हैं तो उसमें जब उत्पादन हो रहा तो करने वाले मजदूर हैं, करने वाले इंजीनियर हैं, करने वाले लोग हैं। जी शशांक जी, एक आखिरी टिप्पणी मैं आपकी लेना चाहूंगा इस मुद्दे पर, क्योंकि राजनीति है, मुद्दों पर राजनीति भी होगी, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर राजनीति ना हो ऐसी अपेक्षा देश करता है, जनता भी करती है। शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे ही मुद्दे हैं। कठोर कानून सरकार विधेयक के रूप में लेकर आ रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक जो अभिभावक होते हैं, माता पिता होते हैं, बच्चे जिस तरह से मेहनत करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटित हो, हालांकि गारंटी कोई नहीं दे सकता, सरकार अपनी तरफ से कठोर कानून बनाने की कोशिश करती है, भविष्य की दृष्टि से आपका क्या सुझाव है? ऐसा पहले तो मैं राजनीति पे टिप्पणी करना चाहता हूँ। राजनीति सदन में ही नहीं हुई है, पिछले लगभग कई हफ्तों से हो रही है, क्योंकि सत्य तो ये है कि विपक्ष ये समझ गया है पिछले करीब 6-7 महीनों में कि बिहार में हमारे 202 सीटें आईं, अभी पश्चिम बंगाल में हमारी अच्छी सीटें आईं अभूतपूर्व, और उसके पहले असम में आईं, और 26 हमारे लोकसभा के सांसद अब हमें समर्थन कर रहे हैं, 6 राज्यसभा के सांसद हमें समर्थन कर रहे हैं। तो वे देख रहे हैं कि उनकी दाल नहीं गलेगी वोटर बॉक्स पे, बैलेट बॉक्स पे, इसलिए उन्होंने इसको सड़क पे लाने की कोशिश की है। और सच पूछिए, आंदोलन कुछ हद तक जो एक हमारे छात्र छात्राओं के मन में व्यथा थी उसके कारण हुआ था, लेकिन उसके ऊपर बैक पैकिंग करने की कोशिश की विपक्ष ने और वो विफल रहे। जिस प्रकार का धरना उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के घर के सामने दिया, अनावश्यक था। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करना चाहता है, उनको ऐसा लगा कि कोई और कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जंतर मंतर नहीं जा पा रहा हूँ, तो राजनीति वहाँ से शुरू हुई। और ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि आप जैसा कि बताया गया जगदम्बिका जी ने और हमने अपने सदन में बोला कि ऐसे पेपर लीक पहले भी हुए हैं और राज्यों में हो रहे हैं, और हम सबको मिलकर इसके विरोध में कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा तंत्र हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है, उसके ऊपर कड़े कानून लाने चाहिए। 24 में हम लोग लाए के राधाकृष्ण कमेटी के बाद, उसके बाद उसको तगड़ा किया गया, आज पारित हो गया। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग इसको मिलजुल के काम करें। जैसा कि आपने बोला, स्वास्थ्य और शिक्षा किसी को नहीं छोड़ती है, किसी के सामने नहीं टिकती है, तो मैं समझता हूँ इसको हम लोग इस प्रकार से देखना चाहिए। जी, जाहिर सी बात है, पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए राजनीति की नहीं बल्कि मजबूत कानूनी ढांचे की जरूरत है, और जिसको हमने आज देखा लोकसभा में, जो लोक परीक्षा संशोधन विधेयक के रूप में सरकार ने लोकसभा में पेश किया और फिर बुधवार को उसे लोकसभा ने पारित कर दिया। शशांक जी, जगदम्बिका जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आप दोनों का। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।